अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आज की महाभारत का, जहां टकराव है सत्ता का, प्रकृति का और भावना का। पहली लड़ाई संसद में कल से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र, लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच जंग तय मानी जा रही है। क्या ये सत्र जनहित में चलेगा या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा? क्योंकि पिछली बार हमने देश की सदन को जंग का अखाड़ा बनते हुए देखा था, जो कि जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दूसरा टकराव बादलों से मॉनसून का। सिस्टम इस बार बेकाबू है। शहर शहर जलभराव, सड़कें बनी दरिया और जनता बेहाल। पूरे देश में मौसम ने सिस्टम की पोल खोल दी है। जी हां, बारिश ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कलाई खोल दी है कि कैसे जरा सी बारिश होती है और जीने मरने जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। आखिर इतनी लापरवाही क्यों? कौन देगा इसका जवाब? ये बड़ा सवाल है। और तीसरी भिड़ंत मैदान के बाहर भारत पाकिस्तान मैच रद्द हो गया, लेकिन सवाल ये है कि अब जनता सिर्फ क्रिकेट नहीं, रिश्तों का भी हिसाब मांग रही है। पाकिस्तान से मैच नहीं मंजूर की गूंज अब मैदान के बाहर भी सुनाई दे रही है, क्योंकि ये वही पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे भारत देश के संघर्ष के वक्त जमकर नफरती बयानबाजी की थी। फिर साथ में कुछ भी मंजूर नहीं, किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं, और नहीं मतलब नहीं। देखिए आज 3 मोर्चों पर महायुद्ध, आज की सबसे बड़ी महाभारत में। लेकिन दर्शकों, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि कैसे कावड़ पर लगातार घमासान मचा हुआ है। आखिर मुख्य तौर पर वजह क्या है? देखिए, श्रद्धा का पर्व है, हर हर महादेव बम बम बोले की गूंज है, लेकिन सियासत का रंग भी चढ़ा हुआ है। सीएम योगी ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की, सुरक्षा का भरोसा दिया और उपद्रवियों पर सख्ती का ऐलान किया। लेकिन इसी पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मिर्जापुर में कावड़ियों और सीआरपीएफ जवान के बीच विवाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो क्या कावड़ यात्रा की आस्था को सियासत में घसीटा जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मेरठ जाकर यात्रा का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब एक सख्त संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने जोर देकर बोला है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे। कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का प्रयास है, लेकिन इस बीच आस्था के इस पर्व को भंग करने के लिए कुछ तत्व लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए, लेकिन हम सबका यह दायित्व है कि जो भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छिपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें और प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। एक तरफ सीएम योगी कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उपद्रवियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो इससे भी विपक्ष को परेशानी हो रही है। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव सीएम योगी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फूल बरसाए हैं तो ठीक है, उनकी आस्था है ये, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, जितनी उद्दंडता कर रहे हैं, उसकी योगी जी को निंदा करनी चाहिए।
दरअसल कल मिर्जापुर में सीआरपीएफ जवान और कांवड़ियों के एक समूह में किसी छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, लेकिन देखते ही देखते ये कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो गई थी और कांवड़ियों के ग्रुप ने सीआरपीएफ के जवान की पिटाई कर दी, कभी हाथों से तो कभी पैरों से पीटा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कांवड़ियों का ये पूरा ग्रुप सीआरपीएफ के जवान पर टूट पड़ा और उसकी पिटाई कर रहा है। सपा नेता इस तस्वीर को लेकर सीएम योगी पर हमलावर दिखे, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि अगर सूबे के मुखिया उपद्रवियों पर कार्रवाई पर बात कर रहे हैं तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करना गलत है? अगर नहीं तो विपक्ष इस पर सवाल क्यों खड़ा कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन सिर्फ एक अपराध है या फिर इसके पीछे एक बड़े खुफिया नेटवर्क का हाथ है? आज की हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, नीतू और नवीन के पाकिस्तान, तुर्की और लेबनान जैसे दुश्मन देशों से गहरे रिश्ते हैं। इन देशों का भारत विरोधी एजेंडा और आतंकवाद से संबंध अब उजागर हो चुका है। कौन है वो अज्ञात शक्ति जो इन्हें फंडिंग करती है, यानी कि पैसा भिजवाती है और भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचती है? जानिए इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, लेबनान, पनामा, कनाडा, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, उसकी करीबी नीतू और नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन का भारत के दुश्मन देशों से संबंधों का पता चला है। रिपब्लिक भारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन तीनों का पाकिस्तान, तुर्की और लेबनान जैसे उन कई देशों से सीधा संबंध है जो एंटी इंडिया पॉलिसी पर काम करते हैं, जो भारत को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो भारत की तरक्की से जलते हैं, जो भारत में आतंक की आग से दहशत फैलाने की साजिश रचते हैं। आज हम छांगुर, नीतू और नवीन के इन्हीं दुश्मन देशों से साठगांठ का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज हम आपको बताएंगे कैसे ये तीनों एक साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। सबसे पहले इनका आतंकी मुल्क पाकिस्तान से क्या कनेक्शन था, ये समझिए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को छांगुर के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिले हैं। छांगुर गैंग का संपर्क पीएफआई और पाकिस्तानी एजेंसियों से है। छांगुर गैंग का पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध हो सकता है, क्योंकि अवैध धर्मांतरण का तरीका आईएसआई की पहचान है। यही नहीं, एफआईआर के मुताबिक छांगुर का करीबी आतंकी कैंप चलाता था, जबकि आतंक और आतंकियों को फंडिंग कोई और करता है तो वो पाकिस्तान ही है। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं। आतंकी पैरोकार पाकिस्तान का खैर खव्वा है तुर्की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की और तुर्की का मित्र देश है लेबनान। वही लेबनान जहां हिजबुल्लाह जैसा आतंकी संगठन अपने पैर जमाए बैठा है और इजराइल में आतंकी हमलों को अंजाम देता है। आपको बताते हैं कि छांगुर गैंग का तुर्की और लेबनान से क्या संबंध है। रिपब्लिक भारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2015 में नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन को लोगोस मरीन नामक कंपनी की जीपीए मिला था। जीपीए का मतलब होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जीपीए से प्रॉपर्टी का मालिक एक ट्रस्टी नियुक्त करने की अनुमति देता है और ये ट्रस्टी उनकी ओर से प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले ले सकता है। नवीन जिस लोगोस मरीन कंपनी का जीपीए बना था उसका ऑफिस तुर्की में है, जबकि इसी की एक सिस्टर कंपनी है एक्वा एजिस, जिसका पता लेबनान का है, जो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ है।
धर्मांतरण मामले में दर्ज की गई एफआईआर और आरोपियों के पासपोर्ट से ये भी पता चला है कि नीतू और नवीन बार बार खाड़ी के देशों का दौरा कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक छांगुर के करीबी नीतू और नवीन 19 बार यूएई गए थे। हालांकि दोनों एक बार ही साथ में यूएई गए थे, जबकि दोनों वापस अलग अलग डेट पर आए। ज्यादातर बार नीतू नवीन अलग अलग ही ट्रैवल करते थे। सातवीं पास नवीन कभी इन्वेस्टर, कभी प्रोप्राइटर तो कभी मैनेजर बनकर ट्रैवल करता था। यही नहीं, दुबई स्थित नवीन की कंपनी यूनाइटेड मरीन FZE 100% प्रॉफिट में थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कंपनी बंद की और उतरौला में छांगुर के साथ रहने लगा। एफआईआर से पता चलता है कि नीतू और नवीन यूएई की यात्रा पर 19 बार गए हैं, लेकिन एक बार 2017 में साथ गए थे, वापसी साथ में नहीं हुई। सवाल यह उठता है कि नीतू हाउसवाइफ थी, लेकिन अलग अलग वह क्यों जाती थी, क्यों वो अलग अलग जाती थी और साथ में नहीं आते थे? इन्हीं सवालों को जांच एजेंसियां लगातार तलाश रही हैं। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट और उसके करीबियों नीतू नवीन को लेकर कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। मसलन वो कौन सी संस्था, कौन सा संगठन है जो नीतू नवीन और छांगुर को फंड करने के साथ उन्हें भारत विरोधी एजेंडा तैयार करने का हुक्म देता था? धर्मांतरण रैकेट के इन कम पढ़े लिखे लोगों के पीछे असली दिमाग किसका है? कौन है इनका आका? और कथित तौर पर अमीरी की जिंदगी जीने वाले नीतू नवीन अचानक से बलरामपुर उतरौला के मधुपुर गांव में आम जिंदगी क्यों गुजार रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बलरामपुर से बड़ी खबर, छांगुर के घर में गुप्त कब्रिस्तान मिला है। धर्मांतरण से पीड़ित महिला ने किया था दावा, छांगुर कब्रिस्तान में दफनाने की धमकी देता था। घर के पीछे झाड़ियों के बीच कब्रिस्तान मिला है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये छांगुर के घर के पीछे का हिस्सा है, जहां पर कब्रिस्तान देखिए बना हुआ है और यहीं पर दफनाने की धमकी देता था। ये छांगुर बलरामपुर का ही मामला है। कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के घर के पीछे गुप्त कब्रिस्तान का खुलासा हुआ है। मैं उसी गुप्त कब्रिस्तान के झाड़ियों में खड़ा हूं जहां पर ये कई लाशें दफन हैं और आप देख सकते हैं कि ये बगल में छांगुर का वह साम्राज्य है जिसके अंदर बुलडोजर चल चुका है और उसका आलीशान घर अंदर खड़ा हुआ है। लेकिन यह खुलासा कैसे हुआ कि छांगुर के बलरामपुर स्थित घर के बगल में या घर के अंदर कब्रिस्तान की बात है? यहाँ पर अभी पता चला कि घर के पीछे इस साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खतरनाक झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों के बीच में लाशें दफनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि 1 लाश, 2 लाश, 3 लाश, 4 लाश, 5 लाश, 6 लाश, कई ऐसे शव हैं जो इन झाड़ियों में दफन हैं। यहाँ पर अंदर जाना भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि किस पैर के नीचे कौन सा शव आ जाए यह उचित नहीं होता है। लेकिन आइए मैं कुछ पक्की मज़ारों को भी दिखाता हूँ। अपने सहयोगी से कहता हूँ कि अगर हो सके अपने पैरों को बैलेंस बनाकर आगे बढ़ें और दिखाएं कि किस तरह से इन गुप्त कब्रिस्तान में कैसे यहाँ पर गुप्त शव दफन किए गए हैं। आखिर ये शव किसके हैं? क्या ये आसपास के गांव के लोग हैं या इनका कुछ अता पता भी है कि नहीं? ये देखिए नई एक मजार, अंदर ये एक पक्की मजार बनी हुई है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये पक्की मजार है। देखिए एक मजार यहाँ पर है, अब देखिए ये बनाई गई है और कई शव दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर संख्या देखी जाए तो इस गुप्त कब्रिस्तान में यानी घरों के बीच में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पक्के घर बने हुए हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और उस कंस्ट्रक्शन के बीच में एक प्लॉट के अंदर। दर्शकों, ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर खतरा है। सवाल यह है कि जब देश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून मौजूद है तो फिर ऐसे रैकेट फल फूल कैसे रहे हैं? मासूम बेटियों को बहला फुसलाकर एक खतरनाक एजेंडे का हिस्सा बनाया जा रहा है और इसमें विदेशी ताकतों की भूमिका भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब जरूरत है सख्त कार्रवाई की ताकि ऐसे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का रैकेट, हिंदू लड़कियां टारगेट,
आगरा में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। छांगुर से भी खतरनाक निकला आगरा धर्मांतरण गैंग। आगरा में अवैध धर्मांतरण केस से पर्दाफाश हुआ है। ये गैंग मशहूर छांगुर से भी खतरनाक माना जा रहा है। इनका कनेक्शन कनाडा, यूएसए, कतर, यूएई और बांग्लादेश समेत अन्य इस्लामिक देशों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से फंडिंग लाने के लिए भारत में गैंग के लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी गोवा से गिरफ्तार हुई आयशा के पास थी। ब्रेन वॉश करके हिंदू लड़कियों को गैंग में शामिल करते थे ये लोग। जांच में सामने आया कि गैंग के तार 6 राज्यों से जुड़े हैं। अब इस मामले में अलग अलग राज्यों से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। इतना ही नहीं, जांच में गैंग को विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया। घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको, तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जानकारी के मुताबिक आयशा के पिता फौजी हैं, जबकि उसका पति शेखर राय उर्फ हसन अली कोलकाता कोर्ट में जॉब करता है। शेखर गैंग के सदस्यों के लिए बतौर लीगल एडवाइजर काम करता था। वह धर्मांतरण से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करवाने में अहम भूमिका निभाता था। देश भर से लड़कियों को कई रूट से दिल्ली पहुंचाया जाता था। इसके बाद उन्हें वहां से दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। आगरा से गुमशुदा हुई लड़की के पिता ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बड़ी बेटी हमारी एमफिल है, पीएचडी की तैयारी कर रही थी, कोचिंग ले रही थी। तो कोचिंग के दौरान उसकी कश्मीर की कुछ युवतियाँ थी जो लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में उनका कोटा था, पढ़ने आती थी। तो उसमें से 1-2 लड़की ने ब्रेन वॉश कर दिया और दोस्ती उसके साथ बरकरार रही और इस्लाम के प्रति वो बताते रही, हिंदू धर्म के विरोध में बोलती रही कि तुम्हारे धर्म में तो इतने देवी देवता हैं। वो अपनी मनगढ़ंत बातें जैसे द फिल्म केरला स्टोरी के अंदर बताया गया है, वो कुछ उससे ही मिलती है। जब गुमशुदा बहनों में से एक के मोबाइल की जांच की गई तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट में एक फोटो मिली, जिसमें एक युवती फोटो में AK-47 लिए दिखी। गैंग के सदस्य उसे मुजाहिदा और आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर रहे थे। पड़ताल में यह भी सामने आया कि कई लड़कियों को फिदाइन हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यूपी में धर्मांतरण करने पर इतनी सख्त कानून बना है तो अपराधियों को किसी बात का डर क्यों नहीं है? आखिर क्यों ऐसे लोग मासूम बेटियों को बरगला कर अपना शिकार बनाते हैं? बलरामपुर हो या आगरा, आखिर देश में कैसे कितने लोग हैं जो ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या विपक्ष बवाल काटेगा कल से? क्योंकि सदन में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही, जो कि 1 महीने तक चलेगा और पहले ही एक सियासत माहौल जो है वो गर्म दिख रहा है। पहलगाम हमला हो, वोटर लिस्ट घोटाला हो या विपक्ष की घेराबंदी करना हो, आम आदमी पार्टी ने झटका दिया है इंडिया गठबंधन को और सरकार के सामने है कई तीखे सवाल। तो क्या सत्र में दिखेगा घमासान या फिर मचेगा जबरदस्त हंगामा? बहुत कुछ चर्चा है। पहले एक रिपोर्ट देखिए। कल से मॉनसून सत्र, कितना काम कितनी जंग। वोटर लिस्ट, पहलगाम हमला, सदन में बवाल कितना। इंडी से आप अलग, राहुल कैंप में कितनी टेंशन। विपक्ष काटेगा बवाल, सरकार कैसे देगी जवाब।
संसद का मॉनसून सत्र कल यानी कि सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र सुचारू ढंग से चल सके, इस पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना हो। वहीं विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण, ओडिशा में कानून व्यवस्था और पहलगाम आतंकवादी हमले सहित विभिन्न मुद्दे उठाए। हम चाहते हैं कि पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा और जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सरकार में एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं शेड्यूल कास्ट पे, महिलाओं पे, वो मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे, ये हमने कहा है, हम सरकार से चाहते हैं उठाएं। इससे पहले विपक्षी दलों ने सरकार को संसद में घेरने की प्लानिंग कर ली है। इसके लिए इंडिया गठबंधन की बैठक में एजेंडा भी सेट किया गया है। विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, भारत की विदेश नीति और बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन मुद्दे पर सरकार को घेरने की प्लानिंग की है। तो वोट देने का अधिकार जो हर नागरिक का होता है, उसको लेकर जो आज महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग जिस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहे हैं और स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सरकार का स्थिति या सरकार का पक्ष वो सदन के अंदर रखे। वहीं आम आदमी, जिसने पहले ही अपने आप को आगामी चुनाव में इंडी गठबंधन से अलग कर लिया है, अब आप के नेता संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने बैठक में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के कथित चुनावी घोटाले और भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का मुद्दा उठाया। जो विषय आज मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। ऐसे में कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में देखने वाली बात ये होगी कि विपक्षी दल सदन को ठीक से चलने देंगे या फिर एक बार फिर से सदन की कार्रवाई में लोगों का हंगामा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, संसद सत्र के दौरान केंद्र लाएगा महाभियोग। जस्टिस वर्मा के घर मिले जले हुए नोट। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 100 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर सहमति दे दी है, क्योंकि जस्टिस वर्मा के घर पर जले हुए नोट मिले थे। इसी के चलते अब ये कदम उठाया जा रहा है। और दर्शकों, अब इस मुलाकात को खास बताया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें तेज हैं और इसी सियासी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लगातार मुलाकातों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलावों के संकेत दे दिए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में होने वाला है संगठन और मंत्रिमंडल का महाविस्तार? रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के अध्यक्ष पद पर नाम को लेकर अटकलों के बीच शनिवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और पार्टी के कई शीर्ष बड़े नेताओं से मुलाकात की।
योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाद में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। 3 बड़े नेताओं के अलावा योगी आदित्यनाथ पार्टी के कई पदाधिकारियों से भी मिले। योगी की दिल्ली में हुई मुलाकातों को बेहद अहम माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन मुलाकातों में बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई है और यूपी की राजनीति पर चर्चा हुई है, यानी कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव हो सकता है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ मंत्री संगठन भेजे जा सकते हैं। संगठन में भी बदलाव संभव है। वहीं खराब प्रदर्शन और लगातार उन पर उठते सवाल से उनकी छुट्टी भी हो सकती है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका देने का मकसद कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश भी है। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के अन्य कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दरअसल यूपी में अभी पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव ही यूपी के 2027 का रास्ता साफ करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान अवैध धर्मांतरण और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से नोएडा के फिल्म सिटी और लखनऊ के पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के शिलान्यास के लिए भी समय मांगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय तल से आभार प्रधानमंत्री जी। इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश के सांगठनिक विषयों पर चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हुई थी। उत्तर प्रदेश में अभी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। इन मुलाकातों और बैठकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडोनेशिया में पैसेंजर शिप में आग लगी है। समुद्र के बीच लगने से 3 यात्रियों की मौत हो गई। आग लगने से 3 यात्रियों की मौत, करीब 150 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत की घटना बताई जा रही है, जहां देखिए समुद्र के बीचों बीच शिप जिसमें अचानक से आग लग जाती है। समंदर में लपटों का तांडव इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 150 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, लेकिन पानी में धुधुकर जला ये जहाज। और आप ये देखिए, ये तस्वीरें किसी को भी डरा देंगी। ये तस्वीरें इंडोनेशिया में पैसेंजर शिप में आग लगने के बाद सामने आई हैं। समुद्र के बीच में ये शिप जो है वो खड़ा हुआ था और अचानक से इसमें आग लग जाती है। क्या कुछ कारण रहे वो सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन दुखद ये है कि इस हादसे में 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और चलिए दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि बादलों का ब्रेक फेल कैसे हो रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पहाड़ों से लेकर मैदान तक मॉनसून का असर अब कहर में बदल चुका है। हिमाचल के दरकते पहाड़, राजस्थान की डूबी सड़कें, बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक बेहाल जिंदगी। बारिश ने पूरे देश में जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कहीं बाढ़, कहीं लैंडस्लाइड, तो कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इस संकट को और गहरा कर रही है। देखिए देश भर से तबाही की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मॉनसून की तेज रफ्तार नॉर्थ से साउथ तक हाहाकार, उफनाई नदियां, दर के पहाड़। मॉनसून की मार से दरकते पहाड़ की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं, जहां पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। इस लैंडस्लाइड के बाद NH5 घंटों तक जाम रहा। आसमानी आफत ऐसी
कि ऊपर से पहाड़ टूट रहा है और नीचे नदी की तेज धार डरा रही है। राजस्थान के अजमेर में सड़क पर दरिया बह रहा है और ये अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पानी के तेज धार में इंसान बह रहा है, सामान बह रहा है और गाड़ियां भी। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा बरसात राजस्थान में हुई है। राजस्थान के करीब 6 जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, सिरोही और जालौर में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये अजमेर की तस्वीरें हैं। अजमेर में बारिश नहीं हो रही है, आसमान से आफत बरस रही है। अजमेर के दरगाह बाजार इलाके में भारी बारिश से गलियों में दरिया बह रहा है। मार्केट में ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा है। अजमेर में अन्ना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है। ये तस्वीरें राजस्थान के बारा की है, जहां पार्वती नदी के तेज बहाव में 2 ट्रैक्टर बह गए। ट्रैक्टर ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। राजस्थान के रेगिस्तान में आपने शायद ही ऐसी बारिश और सैलाब देखा होगा। नदी, नाले, आम लोगों के चलने के रास्ते, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें दरिया बन गई हैं, नाले नदियों में तब्दील हो गए हैं और नदियां समंदर बन चुकी हैं। अब जरा आप सवाई माधोपुर से हैरान करने वाली इन तस्वीरों को देखिए। बांध टूटने के बाद ऐसी बाढ़ से तबाही आई कि पानी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जान बचाने के लिए लोग घरों की दीवारों पर चढ़ गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। यहां राजस्थान के राजसमंद में विकास कार्यों की पोल खुल गई। जान जोखिम में डालकर छात्र स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के पाटम की है, जहां जगह जगह भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की मार से बंगाल में जिंदगी अस्त व्यस्त है। बंगाल के मेदिनीपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को सड़कों पर नाव के जरिए आवाजाही करनी पड़ रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है। यहां भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पुलिस के मना करने पर भी लोग नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर उतर रहे हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद के सिकंदराबाद में पटनी कॉलोनी की है, जो जलमग्न हो चुकी है। भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। अब आइए पटना में बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान के पार पहुंच गई है और आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार के आरा जिले में बाढ़ का खौफ है। निचले इलाकों में दर्जनों घर गंगा में समा गए हैं। खौफ में ग्रामीण लोग रह रहे हैं। लोगों ने घर छोड़ दिया है। स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उधर यूपी के बांदा में बाढ़ बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में जलभराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। मॉनसून के मार ने ऐसी तबाही मचाई है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारों तरफ बादलों पर ब्रेक फेल होता हुआ दिख रहा है और इसकी मार भी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बता देती हूँ कि भारत और पाकिस्तान का जो आज इंग्लैंड में मैच होना था वो रद्द हो चुका है। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट, सोशल मीडिया पर उठा सवाल इतना बड़ा बन गया कि भारत पाकिस्तान मैच ही रद्द करना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला अब नहीं होगा। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मैच को लेकर देश में गुस्सा भड़क उठा था और जब विरोध तेज हुआ तो एक एक कर भारतीय खिलाड़ियों ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है, क्या खेल भावना देश भावना से बड़ी हो सकती है? ये रिपोर्ट देखिए।
WCL में नहीं टकराएंगे भारत पाकिस्तान के दिग्गज। भारी विरोध के बाद रद्द हुआ क्रिकेट मैच। जी हां, आखिरकार वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स यानी WCL में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया। ब्रिटेन के एजबेस्टन में होने वाला यह मैच भारतीय लोगों के भारी विरोध के कारण रद्द करना पड़ा है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए भारतीय मूल के कई खिलाड़ियों ने पहले ही अपना नाम इस मैच से वापस ले लिया था। इसके बाद मैच के आयोजकों को भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को ही रद्द करना पड़ा। दरअसल पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला पहला क्रिकेट मैच था। लेकिन आतंकी मुल्क के साथ होने वाले इस मैच की खबर के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस में भारी नाराजगी देखने को मिली। सोशल मीडिया पर लोग इस मैच को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। लोगों का गुस्सा जब फूटा तब कुछ भारतीय खिलाड़ियों की पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इनमें शाहिद अफरीदी की तस्वीर भी थी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। लोगों का गुस्सा देखने के बाद एक एक करके भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया। इंडियन चैंपियंस टीम का हिस्सा रहे शिखर धवन, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, यूसुफ पठान ने मुकाबले में खेलने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस क्रिकेट टीम के आयोजकों को मैच मजबूरन रद्द करना पड़ा। इस लीग के आयोजकों ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर मैच रद्द करने के फैसले की जानकारी दी और क्रिकेट फैंस से माफी मांगी। पाकिस्तान के साथ होने वाला मैच भले ही रद्द कर दिया गया हो, लेकिन भारत के लेजेंड क्रिकेट खिलाड़ियों को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आतंकी मुल्क के साथ मैच की प्लानिंग कैसे हो गई? लेजेंड खिलाड़ियों ने पहले पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की मंजूरी क्यों दी थी? क्या भारतीय क्रिकेट फैंस के गुस्से के बाद ही खिलाड़ियों को जिम्मेदारी का एहसास हुआ? क्या क्रिकेट के रिटायर खिलाड़ियों की देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर लोग विरोध ना करते तो क्या क्रिकेट खिलाड़ी मैच के लिए तैयार होते? वो कौन लोग हैं जो ऐसे माहौल में भी पाकिस्तान के खिलाफ हर हाल में क्रिकेट चाहते हैं? खास बात यह है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स नाम की ये प्रतियोगिता का दुनिया में क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था ICC या भारत की BCCI से कोई संबंध नहीं। ये पूरी तरह से एक निजी क्रिकेट लीग है, जिसमें दुनिया के रिटायर हो चुके क्रिकेट खिलाड़ी पैसे लेकर टीमों में शामिल होते हैं। इन्हीं खिलाड़ियों से सजी टीमों के बीच ये क्रिकेट लीग खेली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको खबर बिहार के चर्चित गोलीकांड से जुड़ी बताते हैं। सीसीटीवी में कैद कातिल और अब पुलिस की गिरफ्त में हत्या की पूरी साजिश। पटना के हॉस्पिटल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मास्टरमाइंड तौसीफ खान और उसके 3 साथियों को कोलकाता से धर दबोच लिया गया। न्यू टाउन के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में छिपे हुए थे शूटर, जहां पटना और कोलकाता पुलिस की जॉइंट रेड में कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी होती है। तो क्या वारदात की हर परत अब खुल चुकी है? देखिए मर्डर प्लान से लेकर मास्टरमाइंड तक की पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पटना के हॉस्पिटल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रहे अधिकतर आरोपियों को धर दबोचा है। इस कांड के मुख्य आरोपी तौसीफ खान समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल में हत्या करने के बाद शूटर कोलकाता भाग गए थे। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में फरार शूटर छिपे हुए थे। कोलकाता पुलिस और पटना पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कुल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों में तौसीफ खान और निशु खान भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 और बदमाशों को भी पकड़ा गया है। पटना हॉस्पिटल का बड़ी खबर। पहले मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी। ये जो फ्लैट है, ये जो बिल्डिंग है, ये सुखोवृष्टि का एक ब्लॉक है M73। हाँ, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक में जो गैंगस्टर वो लोग यहाँ पे रुके थे। इस बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 5 शूटर के साथ 6वां सहयोगी भी दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि 6वां आरोपी बैकअप के लिए था, जिससे अगर भागते हुए आरोपियों को जरूरत हो तो 6वां आरोपी भी उनकी मदद कर सके। हत्या के वक्त 6वां आरोपी भी अस्पताल के बाहर मौजूद था। पटना पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तौसीफ खान ने ही हत्या की साजिश रची। निशु खान के घर पूरी प्लानिंग की गई। इसके बाद अस्पताल की रेकी की गई।
मृतक के कमरे की कुंडी टूटी हुई थी। रेकी से ही कुंडी टूटे होने की जानकारी मिली। इस जानकारी के मिलते ही वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद सभी आरोपी पटना छोड़कर भाग गए, जिसमें से कुछ आरोपी कोलकाता में जाकर छिप गए। यानी पूरी प्लानिंग थी कि किसको कहाँ रखना है, कौन कौन सा रोल निभाएगा, ये पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। और उसी प्लानिंग का हिस्सा है ये कि सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है एक शख्स वो बाहर खड़ा था। उसका काम ही था कि बाहर तुम इंतज़ार करो और आराम से हम लोग आते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पटना पुलिस ने सीसीटीवी और फोन रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ की है। सीसीटीवी से पता चला है कि कुछ आरोपी सफेद कार से पटना छोड़कर भागे हैं, जबकि फोन कॉल्स के आधार पर उनकी सटीक लोकेशन मिलने की खबर है। सूत्रों का दावा है कि इस पूरे कांड में तौसीफ और निशु की भूमिका बेहद अहम रही है। पुलिस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस कांड से जुड़े दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर भी पुलिस ने दबिश दी है, जिसमें कुछ और संदिग्धों को भी हिरासत में लिए जाने की खबर मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, चंदन मर्डर मामले में एसएसपी का बड़ा बयान सामने आया है। निशु खान के घर में रची गई चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश। कोलकाता से पकड़ा गया मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह। मामले में 4 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, ये एसएसपी का कहना है। आपको सुनवाते हैं। टीम को भेजा गया अलग जगहों पर, तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को, और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति जब टीम को भेजा गया अलग जगहों पर, तो जो इसमें मेन शूटर थे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक के बाद एक 3 घातक हमले होते हैं। क्वेटा से लेकर मस्तुंग और नसीराबाद तक बीएलए का निशाना बनी पाकिस्तानी सेना। आईईडी ब्लास्ट, घात लगाकर फायरिंग और चेकपोस्ट पर हमला। बीएलए ने 3 ऑपरेशनों की जिम्मेदारी लेते हुए इसे इंटेलिजेंस बेस्ड रिस्पॉन्स बताया है। सबसे बड़ा झटका मेजर अनवर काकर की मौत से लगा है, जो बलोच आंदोलन के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की रणनीतियों का एक प्रमुख चेहरा बताया जा रहा है। तो क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पकड़ अब कमजोर पड़ रही है? इसी पर आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हुए एक तेज धमाके ने सबको चौंका दिया। जाबल ए नूर इलाके में बीएलए की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने रिमोट कंट्रोल आईईडी से हमला कर पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर काकर को निशाना बनाया। क्वेटा के जाबल ए नूर में हुए इस धमाके ने पाकिस्तान की फौज को हिलाकर रख दिया। बीएलए की सटीक कार्रवाई का एक एक पल सीसीटीवी में कैद हो। बीएलए के मुताबिक ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसकी जानकारी उन्हें जराब नाम की उनकी खुफिया विंग से मिली। बता दें कि मेजर अनवर काकर बीएलए के निशाने पर काफी वक्त से था। आरोप है कि अनवर काकर बलूचिस्तान में सेना की कार्रवाइयों की अगुवाई करता था और आईएसपीआर की प्रोपेगेंडा लैब्स का भी प्रमुख था। इन लैब्स के जरिए हजारों फेक अकाउंट्स के जरिए बलोच आंदोलन के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था। बीएलए ने दूसरा हमला मस्तूंग के अबगुल इलाके के पास किया है। बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है। वहीं तीसरा हमला नसीराबाद के मंजूशोरी इलाके में किया गया, जहां पहले से प्लान किए गए विस्फोटक से चेकपोस्ट पर पहुंचे 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलोच ने इन तीनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। उनका दावा है कि ये हमले बलोच आंदोलन के खिलाफ किए जा रहे दमन का जवाब हैं। क्वेटा, मस्तुंग और नसीराबाद तीनों जगहों पर हुए ये हमले बलूचिस्तान में बढ़ते संघर्ष और फौजी दमन के खिलाफ बीएलए के अभियान का हिस्सा है। बीएलए ने चेतावनी दी है कि ऐसे ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। वहीं इन हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। लेकिन एक बार फिर बीएलए के खुफिया नेटवर्क और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी ने पाकिस्तान की फौजी तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, सवाल बहुत बड़ा है। क्या राहुल गांधी को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है?
डोनाल्ड ट्रंप के अस्पष्ट बयान को आधार बनाकर कांग्रेस नेता एक बार फिर भारतीय सेना पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताया है और राहुल गांधी पर सेना का मनोबल गिराने का गंभीर आरोप भी लगाया है। तो क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर कुछ और? ये रिपोर्ट देखिए। लगता है भारतीय सेना का अपमान करना, भारतीय सेना के खिलाफ विदेशी एजेंडा चलाना, भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते रहना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आदत बनती जा रही है। समय समय पर राहुल अपने बयानों से साफ कर देते हैं कि ना तो वो भारतीय सेना का सम्मान करते हैं और ना ही उन्हें भारतीय सेना पर भरोसा है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसमें कुछ भी साफ ही नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान 5 जेट गिराए गए। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि वो जेट किस देश के थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने ट्रंप के इस बयान को भारतीय सेना से जोड़ दिया और सवाल पूछने लग गए, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी लगातार सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। एक तो क्लैरिटी नहीं है कि वो किसकी तरफ रेफर करें, कैसे रेफर करें, और दूसरा ये कैसे मान लिया है राहुल गांधी ने कि भारत के हवाई जहाज गिरे, वो पांचों जेट पाकिस्तान के भी हो सकते हैं और कहीं पर कहीं फोटो होनी चाहिए, कहीं की तस्वीर होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक करारनामा साइन कर रखा है। राहुल गांधी की तर्ज पर कांग्रेस के कुछ नेता भी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें प्रमोद तिवारी भी शामिल हैं। हालांकि प्रमोद तिवारी तो राहुल गांधी से भी एक कदम आगे निकल गए। कहा कि दावा तो 5 जेट गिराने का किया जा रहा है, लेकिन संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। 5 विमान गिरे, युद्धक, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कौन स्पष्टीकरण देगा? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने क्या कहा और अब अमेरिका क्या कह रहा है? हम यही तो कह रहे हैं कि आइए पार्लियामेंट में, हम ये सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी खंडन करिए, लेकिन इस तरह भाग जिस तरह आप रहे हैं, आपकी झुकी हुई नजरें भारत को बहुत दुख दे रही। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का इशारा पाकिस्तान की तरफ था, क्योंकि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसके 11 एयरबेस तबाह किए थे, तो इसी हमले में कई एयरक्राफ्ट हैंगर भी मिट्टी में मिल गए थे, जिसमें फाइटर जेट के खड़े होने की संभावना थी। मैं समझता हूँ उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। 11 एयरबेस के ऊपर अटैक हुए, जिसमें नुकसान हुआ, जिसमें हैंगर में खड़ा हुआ उनका एवाक्स भी तबाह हुआ, एयरक्राफ्ट भी तबाह हुए होंगे। एक फोटो हमको दिखा दीजिए जिसमें भारत के किसी एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ हो। अब सवाल है कि राहुल क्यों भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों सेना से जुड़े मुद्दों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों ट्रंप के बयान को अपना सियासी हथियार बना रही हैं। क्या राहुल गांधी के लिए अब सियासत राष्ट्रहित से ऊपर है? सवाल तो ये भी है कि आखिर राहुल गांधी को भारतीय सैन्य अधिकारियों के बयान से ज्यादा भरोसा डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने फिर से सेल्फ गोल कर दिया है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या राहुल गांधी के लिए ये सियासत राष्ट्रहित से ज्यादा बड़ी है? क्या राहुल गांधी के लिए भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं उनके बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप का बयान है? क्या राहुल गांधी बार बार सेना का ऐसे अपमान करेंगे और देश की जनता बर्दाश्त करेगी? ये सवाल बड़ा है। इन्हीं खबरों के बीच मैं आपको एक ब्रेक के लिए यहां पर छोड़े जाती हूं, लेकिन कहीं मत जाइए, लगातार खबरें रिपब्लिक भारत पर जारी है। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।